प्रिय छात्रों, आज हम लोग भाषा की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसकी प्रमुख विशेषताओं के विषय में बातचीत करेंगे। भाषा ऐसी सहज उपलब्धि है जिसके विषय में जो उसका प्रयोक्ता है वह बहुत विचार नहीं करता है। उसको जैसे स्वाभाविक रीति से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें किसी श्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह भाषा पर मनुष्य का ऐसा स्वाभाविक सामाजिक अधिकार रहता है कि वह सहज रूप से भाषा का व्यवहार करता रहता है। उसे व्याकरण का ज्ञान होता है, लेकिन उसे यदि पूछा जाए कि आप जिस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं उसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि क्या है, तो उस पर वह कुछ कहने में अपने को असमर्थ पाएगा, जब तक कि उसे उस रूप में शिक्षित या दीक्षित ना किया जाए। भाषा की जो परिभाषा है वह संस्कृत में एक धातु है भाष। भाष का अर्थ होता है बोलना, कथन करना। तो भाषा को हम मुख्य रूप से मानव कंठ से निश्रित ध्वनि प्रतीकों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। उसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं जिनको हम सब मिलाकर एक साथ कह सकते हैं, और बाद में कुछ विद्वानों की भी परिभाषाओं पर हम लोग विचार कर सकते हैं। भाषा की जो परिभाषा है वह है उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जो कालांतर में व्यवस्थित हो जाती है, जिसके द्वारा एक निश्चित मानव समाज अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। इसमें एक लाइन और हम एक पंक्ति जोड़ सकते हैं कि जो हम चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं अंदर बिना व्यक्त किए, वह भी भाषा में ही घटित होता है। इस परिभाषा में भाषा की बहुत सारी विशेषताएं स्वतः समाहित हो गई हैं। उनको अगर हम अलग अलग रूप से विश्लेषित करें तो भाषा के विषय में बहुत सारी जानकारियां हमें सहज रूप से हो जाएंगी। पहला, उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित। ऐसे जो दो तत्व हैं, दो द्रव्य हैं या दो पदार्थ हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें कोई ध्वनि निकलती। वह ध्वनि भी हम कहें कि उसको हम भाषा के अंतर्गत रखें, नहीं, ऐसा नहीं रखते, क्योंकि भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है वो उस भाषा के अध्ययन का है जिसमें हमारी उच्चारण अवयव माने जिह्वा, ओष्ठ, कंठ या और भी जो अंदर के हमारे शारीरिक अंग हैं, फेफड़ा, उन सब की भूमिका होती है। तो उन भूमिकाओं के तहत जो हमारे कंठ से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हीं को हम भाषा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ध्वनियों के निकलने की स्थिति में भी बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं कि जो बहुत मिली जुली होती हैं, जिनको हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको हम अलग अलग कर सकें, विविक्त माने एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जा सकें। जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, तो ये ध्वनियाँ अलग अलग पहचानी जा सकती हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो उच्चारण तो होता है या ध्वनि निकलती है, लेकिन उनका अलग अलग विच्छेद या विश्लेषण संभव नहीं होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक माने कि जो ध्वनियाँ हैं उनका एक गुच्छा या कह लीजिए उनका एक संकुल बनता है, और उन संकुल से एक एक शब्द बनते हैं। तो वो शब्द जो हैं, वो जो विश्व है, जगत है, उसके एक एक पदार्थ के, एक एक द्रव्य के वो प्रतीक हैं। ऐसे कि साहित्य में हम लोग प्रतीक की बात करते हैं तो वहाँ प्रतीक का अर्थ बहुत सीमित है, लेकिन यहाँ भाषा विज्ञान में
भाषा का प्रत्येक शब्द जो ध्वनियों के माध्यम से आकृति ग्रहण करता है वो सब प्रतीक है। जैसे हम कहते हैं कि पुस्तक, तो पुस्तक जो पु और आधा साता का के माध्यम से जो एक ध्वनियों का एक गुच्छ बन रहा है या शब्द बन रहा है, वह शब्द वस्तु जगत की एक खास तरह की वस्तु जिसको हम पुस्तक या किताब कहते हैं, उसका वो प्रतीक है। तो इस तरह से ये पूरी भाषा जो है प्रतीकों की ही व्यवस्था है, और इसमें केवल वस्तु नहीं, भाव विचार भी इसमें समाहित रहते हैं। यादृच्छिक व्यवस्था है, इसके माने कि शुरू में समाज ने उसको एक तरह से मनचाहे ढंग से उसको प्रतीक माना, लेकिन धीरे धीरे परंपरा से या समाज में निरंतर प्रयोग से वह प्रतीक बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। पहले उसकी अव्यवस्था रही होगी। और फिर दूसरी बात कि जो ध्वनियों के प्रतीक हैं जिनसे हम अपना व्यवहार करते हैं, विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसकी एक निश्चित सामाजिक सीमा होती है। उस सामाजिक सीमा से बाहर उसका महत्व नहीं होता है। सामाजिक सीमा माने कि हर पूरी दुनिया में बहुत सारे भाषा समाज हैं, उन समाजों में ही उसकी उपादेयता है, अन्यथा उन प्रतीकों को हम नहीं समझ सकते हैं। माने कोई फ्रेंच बोलता है या भारत में ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और अगर हम उस भाषा समाज से जुड़े नहीं हैं, उसकी प्रतीक व्यवस्था का अर्थ नहीं समझते हैं, तो वह हमारे समझ से परे होगा। तो इसलिए भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए वह प्रतीक व्यवस्था भी मानव के एक निश्चित समाज से ही जुड़ी होती है। ऐसे मनुष्य और भी समाजों का सदस्य बन सकता है, उसको सीख करके, जान करके, लेकिन जो मातृभाषा है वह उसकी सीमा होती है कि जिस समाज में बच्चा जन्म लेता है और माता पिता जिस तरह की भाषा बोलते हैं उसे वो वहीं से सीखता है। भाषा की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उनमें हम भारतीय विद्वानों का और विदेशी विद्वानों का हम जिक्र करते हैं, लेकिन सारे विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो प्रायः एक ही तरह की हैं, उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है, अपने अपने ढंग से लोगों ने कहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रतीकात्मकता की, तो ऐसे कि हम विचारों को या भावों को व्यक्त करने के लिए और भी प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे प्रतीक जो हैं उनकी बहुत सीमा होती है। जैसे आप यात्रा करते रहते हैं तो उस यात्रा में देखते हैं कि कहीं लाल बत्ती जल रही है, कहीं हरी बत्ती जल रही है, तो कहीं किसी आदमी का निशान बना हुआ है। ये जो प्रतीक व्यवस्था है वह एक तरह से बहुत सीमित है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है, लेकिन भाषा की जो प्रतीक व्यवस्था है वह बहुत व्यापक है। उसमें समावेशन की अद्भुत क्षमता है। जैसे आप देखते होंगे कि चित्र बना देते हैं, चित्रों में भी एक तरह की प्रतीकात्मकता है। चित्र तो सीधे उसी को एक तरह से अक्स कर लेते हैं, लेकिन चित्र बिल्कुल जड़ रहते हैं, उनमें लचीलापन नहीं है, उसमें परिवर्तनशीलता नहीं है। इसी तरह से जो और सिग्नल्स दिखाते हैं उन सिग्नल्स में भी एक तरह से वो रूढ़ियों के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, उसमें किसी तरह की सृजनात्मकता आदि नहीं होती है। दूसरे भाषा का जो सामाजिक व्यवहार है वो इतना व्यापक है, इतना उसका विस्तार है कि उसे हम कह लीजिए कि उसकी कार्य सीमा की इस विस्तृत स्वरूप को देख करके हमें आश्चर्य होता है। जैसे विविध प्रयुक्तियाँ हैं, उसका आरंभ
व्यक्ति से शुरू करके रहता है। बल्कि ये कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों में भाषा अपने अर्थ को बदल लेती है, अपने स्वरूप को बदल लेती है, और हम उन क्षेत्रों से अगर परिचित नहीं हैं तो हम उसको नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण के लिए कि समाज का बहुत विस्तार है, कहीं विधि का क्षेत्र है, कहीं शिक्षा का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं और उस क्षेत्र से जुड़े लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे अभी आप बैंक में जाइए तो कहेंगे कि भाई 5 बजे के बाद हम काम नहीं करते हैं, तो ये होगा क्यों नहीं करते हो? कहा साहब ओटी बंद कर दिया है। तो ओटी बंद कर दिया माने कि सरकार ने ओवर टाइम के जो विधान किया था, जिसमें कि कुछ अतिरिक्त पैसे मिलते थे, उसको सरकार ने बंद कर दिया। इसी तरह से अगर आप अस्पताल में गए तो अस्पताल में जाने पर आपने पूछा कि भाई हमें ऑपरेशन कराना है, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो ओटी सरकारी अस्पताल में बंद है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ ओटी माने हो जाएगा ऑपरेशन थिएटर। यही नहीं, आप घर में जाते हैं, घर में आपकी बहन है, उसको आप सिस्टर बोलते हो। इसी तरह से अगर अस्पताल में गए, उन्होंने कहा भाई सिस्टर से मिल लो जाकर, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप सोचोगे कि यहाँ कौन सिस्टर हैं, तो वहाँ जो नर्स है उसको सिस्टर कहते हैं। इसी तरह से किसी विद्यालय में जाइए तो एक ज़माने में विद्यालय में भी जो टीचर होते थे उनको सिस्टर बोलते थे। तो ये कि माने शब्द एक ही है, अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग अर्थ है। तो ये भाषा का भेद जो कोशगत भेद से बिल्कुल अलग है। वहाँ कोश में बहन का अर्थ या सिस्टर का अर्थ एक ही दिया रहेगा, वो ये अंतर नहीं बता सकते हैं। ये अंतर हम उसके व्यवहारिक स्थितियों से ही जान पाते हैं। इस तरह से व्यक्ति के स्तर से भाषा शुरू होती है, बल्कि इधर जिस हम लोग बाद में दूसरे व्याख्यान में इस पर विचार करेंगे, लेकिन उस तरफ आपको मैं संकेतित करना चाहूँगा कि आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है, ख़ास तौर से जिनकी चर्चा बाद में आएगी, फर्दिनांद ससूर जो हैं, इन्होंने कहा कि भाषा जो है वह हमारी मानसिक व्यवस्था है। माने भाषा समाज के लोग बच्चे के ऊपर, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में या उसकी चेतना में भाषा के विविध नियमों को आरोपित कर देते हैं, और वो जो नियम आरोपित करते हैं वही भाषा है। माने भाषा एक तरह से अमूर्त व्यवस्था है, और उसी नियम के तहत हम जब बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो बोली है हमारी। तो माने भाषा और बोली का ये अंतर उन्होंने निर्दिष्ट किया। भाषा और बोली का वो अंतर जो है वो बहुत महत्व का है, बल्कि चूँकि वो संस्कृत का भी बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, तो भारत में वाक माने वाणी, भाषा, ये इसके 4 रूप माने गए थे। उनमें जो मानव कंठ से निश्चित है वो तो बहुत स्थूल रूप में, उसके पूर्व उसकी और 3 स्थितियां हैं। जो मानव कंठ से निश्चित भाषा है वो बैखरी है, उसके पूर्व मध्यमा, पश्यंती, परा सबसे विश्वव्याप्त भाषा है, जिसको हम लोग शब्द ब्रह्म के रूप में जानते हैं। फिर परा के बाद परा पश्यंती, जो मानव चेतना में प्रकाश रूप में आभाषित होती है, लेकिन उसका कोई व्याकरण नहीं रहता। फिर जो तीसरी स्थिति है पश्यंती के बाद मध्यमा की, उसमें भाषा व्याकृत हो जाती है, अलग अलग पहचान में आती है। तो माने ये तीसरा जो स्टेज है भाषा का, इस स्टेज
का स्वरूप हमारी चेतना में मौजूद है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फर्दिनांद ससूर जो कि नॉर्वे के थे, फ्रांस से भी उनका संबंध रहा, उन्होंने ये बात भारतीय भाषा चिंतन से ग्रहण कर ली और उसको उन्होंने एक दूसरे रूप में आधुनिक ढंग से उसको रूपायित किया। इसलिए उनकी ये बात, बल्कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में उनकी मान्यता दी गई, ये तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किया। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा का स्वरूप आद्यंत सामाजिक है, समाज से बाहर उसकी परिकल्पना नहीं है। भाषा समाज के भीतर ही होती है और वह अगर किसी बालक को जन्म लेते ही भाषा क्षेत्र से बिल्कुल बाहर रखा जाए, मैंने उसको ऐसे जंगल में डाल दीजिए, वहाँ उसको पोषण की तत्व तो देते जाइए, लेकिन बोलिए नहीं उसके सामने, एकदम चुप रहिए, तो वो धीरे 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 वो गूंगा ही रहेगा, उसको भाषा नहीं आएगी। कुछ गूंगा कुछ कर सकता है, लेकिन सार्थक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। इसका एक उदाहरण बहुत पहले मिला था। एक लड़का पकड़ा गया जिसको कि श्रृगाल उठा ले गया था और वो श्रृगाल की तरह आचरण करता था, भागता था, दौड़ता था, तो उसको पकड़ा गया तो उसको नाम ही रखा गया था उल्फ बॉय। उस उल्फ बॉय वो भाषा नहीं बोल पाता था, फिर बाद में उसको कुछ दिन रखा गया, फिर वो उसका देहांत हो गया। तो ये सामाजिकता का जो संदर्भ है कि जिस भाषा समाज में जन्म होगा और उसी समाज में रहते हुए भाषा सीखी जाएगी, ये सामाजिक वस्तु है, पैतृक वस्तु नहीं है। सहज अधिकार नहीं मिलता है, सीखना पड़ता है। जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह अनुकरणात्मक है, नकल से सीखी जाती है और उस नकल के कारण भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कारण कि जो अनुकरण होता है वो अपूर्ण होता है। मनुष्य जो है हूबहू नहीं नकल कर सकता, कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है। वह कमी शताब्दियों के बाद प्रकट हो जाती है। इसके कारण भाषा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उसकी सृजनात्मकता है कि भाषा में व्याकरणिक जो उसकी वो मर्यादा निर्धारित की गई है या व्याकरणिक जो व्यवस्था आपके मस्तिष्क में डाली गई है भाषा समाज के द्वारा, वह उसमें नए नए तरह के वाक्यों को सृजित करने की क्षमता रहती है और प्रत्येक मनुष्य उसका सृजन करता रहता है। और भाषा की यह सृजनात्मकता इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम अभी जो अपनी बात कह रहे हैं, अगर हमको आप कहिए कि दोबारा आप अपनी बातों को दोहरा दीजिए, तो मैं जब बातें यही कहूँगा, लेकिन हमारे वाक्य और हमारी जो शब्दावली है उसकी व्यवस्था है काफ़ी बदल जाएगी। तो ये जो परिवर्तनशीलता है ये भाषा की सृजनात्मकता के कारण है। और दूसरा कि भाषा परंपरा से एक लंबे समय तक चलती रहती है। मैंने बताया कि उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन वह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। और ख़ास तौर से अगर हम किसी दूसरे भाषा समाज के संपर्क में आते हैं तो उसके प्रभाव के कारण परिवर्तन ज़्यादा तेज होता है। जैसे आप इस समय महसूस कर रहे होंगे कि यद्यपि अंग्रेज़ों से हमारा संपर्क 300-400 वर्ष तक करीब रहा, लेकिन अंग्रेज़ जब स्वतंत्र होकर मैंने हमको स्वतंत्र करके चले गए अपने जगह पे, अपने देश चले गए, उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेज़ी संस्कृति का इतना प्रभाव, अंग्रेज़ी भाषा का इतना प्रभाव, और तो उसका ये परिणाम है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा आक्रांत होती चली जा रही, निरंतर होती जा रही। बल्कि लोग ये शंका करने लगे हैं कि हिंदी जो है अब वो हो जाएगी इंग्लिश कहलाएगी।
हिंदी और इंग्लिश मिलकर इंग्लिश बन जाएगी। तो ये जो संकट है या यह परिवर्तन है, वह परिवर्तन दूसरे भाषा के प्रभाव के कारण होता है। इसी तरह से जो माना जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए, यद्यपि ये विवादास्पद है लेकिन एक मान्यता है। तो आर्य भाषा जब भारत में आई तो यहाँ के जो आदिवासी थे उन लोगों ने उस भाषा को प्रभावित किया। तो वो वैदिक भाषा जो थी यहाँ की भाषाओं के प्रभाव के कारण वह परिवर्तित हुई और फिर बाद में उसकी बहुत सी बोलियाँ बन गईं दोनों के मेल जोल से, और बहुत सारी प्राकृतें जनभाषाएँ विकसित हुईं। तो उन्हीं जनभाषाओं में से एक भाषा संस्कृत बनी, जिसका व्याकरण निश्चित कर दिया गया, जिसको पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण है। इसके बाद जो और भाषाएं हैं वो बाद में उनको भी महत्व मिला। संस्कृत नाटकों में उनको दिया गया प्राकृतों को, और बाद में तो महाराष्ट्रीय प्राकृत, सौशनी आदि का साहित्यिक रूप भी मिला। तो इस तरह से भाषा के अनेक रूप बनते जाते हैं। तो माने व्यक्ति बोली से शुरू करके फिर उसके बाद एक छोटे से समाज में, छोटे से क्षेत्र में ये बोली उपबोली बनती है। जैसे अवधी है तो अवधी का जो विस्तार है ज़्यादा है, तो बीच में ये रायबरेली और उन्नाव कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ की बोली प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से अलग है। तो इसके माने कि उसको बैसवाड़ी कहा जाता था। तो बैसवाड़ी एक अवधी की उपबोली है। एक समय ऐसा था कि बघेली और छत्तीसगढ़ी को भी अवधी की उपबोली माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भाषा समाज की महत्ता के कारण, कुछ और ज़्यादा परिवर्तन के कारण उसको मान लिया गया कि स्वतंत्र बोलियां हैं। तो इस तरह से बोलियों का दायरा बढ़ता जाता है, भेद बढ़ता जाता है, और जन समाज जो है वो अपनी बोली को विशेष महत्व देता है। तो वही बोली किसी समय चल करके राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से, साहित्यिक कारण से वह एक स्वतंत्र भाषा का रूप धारण कर लेती है या उसको मान्यता दे दी जाती है। ऐसे भाषा का रूप या भाषा का की संज्ञा राजनीतिक कारणों से ज़्यादा मिलती है, भाषा वैज्ञानिक कारणों से कम। और फिर उसके बाद और उसका जो विस्तार होता है, जिसमें वह राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इन रूपों में उसकी प्रतिष्ठा होती जाती है। पूरे राष्ट्र के स्तर पर जिस भाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्र के स्तर माने कि अगर और उसकी प्रांतीय भाषाएं हैं तो उन प्रांतीय भाषाओं की सीमा में भी उसका व्यवहार दिखाई देगा किसी न किसी रूप में, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भाषाएं होती हैं वो सभी राष्ट्रीय भाषाएं, और जब हम राष्ट्रभाषा कहते हैं तो उन भाषाओं में से ज़्यादा जिसके बोलने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर का महत्व है, उस भाषा के लिए हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। लेकिन कई बार इस तरह की समस्या आती है कि राष्ट्रभाषा और जो प्रांतीय भाषाएं हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या प्रांतीय भाषाएं राष्ट्र की भाषाएं नहीं हैं। देखिए, राष्ट्र की भाषाएं हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं नहीं, माने कि पूरे भारत में उनका नहीं प्रयोग होता है, वो इसलिए प्रांत क्षेत्र में ही उनका प्रयोग होता है। तो ये समस्या रहती है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा, राजकाज में जो प्रयुक्त भाषा होती है वह एक तरह से जरूरी नहीं कि वो राष्ट्र की ही हो। जैसे अंग्रेजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा दूसरे देश की भाषा है, लेकिन भारत में उसको राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी को उसकी जगह पर स्थापित किया गया संविधान में, लेकिन अभी उसे पूरा स्थान नहीं मिल पाया है। तो इस तरह से, और फिर उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, जैसे अंग्रेजी का प्रयोग बहुत सारे देशों में होता है, इसलिए उसका अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम लोग मानते हैं। तो भाषा के विविध अंतर हो जाते हैं।
तो भाषा की ये जो स्थिति है वह हमें दिखाई देती है। इसमें असल में जो व्यक्ति बोली से शुरू करके उपबोली, बोली, भाषा, मानक भाषा। मानक भाषा का मतलब है कि किसी भाषा को जब हम उसकी ध्वनियाँ हैं, शब्दावली है और उसकी वाक्य संरचना है, जब उसका हम एकीकरण कर देते हैं, उसमें वैकल्पिकता को समाप्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानक भाषा का निर्माण होता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी भाषा के एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए कई शब्द होते हैं। अगर उन कई शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हमें दिक्कत होगी। तो इसका परिणाम होता है कि उन कई तरह के शब्दों में से हम किसी एक को ले लेते हैं और ये शब्द कई बार मानक भाषा में भी बने रह जाते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय भेद हैं, क्षेत्रीय जो उच्चारण है, उनको हम छोड़ देते हैं और किसी एक उच्चारण को हम मान लेते हैं। जैसे हिंदी में आए आओ, ये आए आओ जो है इसकी कई परंपरा है। जैसे संस्कृत में इसको आई औ कहते थे। तो यह आई औ बोलियों में, अवधी में और बिहारी में आज भी आई औ के रूप में मौजूद है, लेकिन हमने उसको मानक नहीं माना। ये खड़ी बोली जिससे कि मानक हिंदी का विकास माना जाता है, वह वहाँ उसको आए आओ को ये वो पढ़ते हैं, उसको भी हमने मानक नहीं माना। मानक माना ब्रजभाषा वाले प्रयोग को, आए आओ। तो इस तरह से एक उच्चारण को हमने स्वीकार किया। यही स्थिति आप देखिए ना और ना के उच्चारण को लेकर है। कई जगह ना ही बोला जाता है, अणा नहीं बोलते। कई जगह ऐसा है कि ना की जगह भी अणा बोलते हैं, रानी को रानी कहेंगे। तो ये जो उच्चारण का वैविध्य है, उस उच्चारण के वैविध्य को हम छोड़ करके एक उच्चारण को मान लेते हैं और कहते हैं कि जो हमारी भाषा की जो मानक स्वरूप है उसको उसी को हम लें। ऐसे कि भाषा का गठन ध्वनियों से शुरू होता है और ध्वनियों के अलग अलग उच्चारण क्रम होते हैं, तो उसका एक रूप जो है व्यवहारिक जो भाषा का ध्वनि है, व्यवहारिक भाषा की, वह स्वनिम है। और इसके बाद शब्द हैं, तो फिर उसके बाद उसमें जब रूप तत्व जुड़ता है, जैसे राम शब्द है, राम रामो रामा, ये उसका रूप हो गया। उसमें प्रत्यय जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं। फिर इसके बाद शब्दों के संयोजन की एक व्यवस्था है वाक्य की, और वाक्य का संयोजन उसमें कई बार लिंग की ज़रूरत पड़ती है कि मैं जाता हूँ, वह जाता है और वह जाती है। हमारे यहाँ लिंग का भेद क्रिया में दिखा देते हैं। कारकी व्यवस्था है, वचन है। तो ये सब जो व्याकरणिक रूप हैं भाषा के, ये सब भाषा व्यवस्था के अंग हैं और उनको हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो भाषा का जो विविध प्रयोग है, वह प्रयोग हमें अनेक रूपों में हमें मदद करता है। और भाषा की जो परिभाषाएं दी गई हैं, हमने उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखी है। एक अपने यहाँ आचार्य के सूर्यदास वाजपेयी हुए, जिनकी परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। यद्यपि हमने जो बातें की हैं वो उस परिभाषा में सब समाहित है। जैसे विभिन्न अर्थों में सांकेतिक ध्वनि समूह की भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। ब्लॉक और ट्रेगर ये विदेशी विद्वान हैं। भाषा मुखोच्चरित यांत्रिक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय का मतलब यहाँ है भाषा सामाजिक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। तो इस तरह से भाषा की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन सभी परिभाषाएं उसी के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं।